यह हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज खंड 3 व 4 के लोकार्पण कार्यक्रम में हम सभी का मार्गदर्शन जिनको मिलने वाला है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसवाले जी, आपके माध्यम से आज इस ग्रंथ का लोकार्पण होने वाला है। खंड 3 और 4 का 4 खंडों में इस ग्रंथ की रचना श्री कृष्णानंद सागर जी ने की है। इसमें 350 ऐसे भुक्तभोगी साक्षी जिन्होंने उसको जिया है, उस दर्द को सहा है, ऐसी घटनाएं जो दिल दहलाने वाली हैं, शर्मसार करने वाली हैं, ऐसे विभत्स मंजर को जिन्होंने देखा है, ऐसे 350 भुक्तभोगी लोगों के साक्षात्कार इन 4 खंडों में दिए हुए हैं। खंड 1 में 2 अनुभाग हैं। पहले अनुभाग में 16 चैप्टर हैं, 16 भाग हैं। इन 16 भागों में विभाजन से संबंधित कुछ तथ्य दिए हुए हैं। उन तथ्यों में जैसे जलियांवाला नरसंहार का सच, पाकिस्तान की ओर बढ़ती कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दिल्ली पर पाकिस्तानी कब्जे की योजना, भारत विभाजन का दोषी कौन, आदि आदि ऐसे विषय उन तथ्यों में शामिल किए हैं 16 भागों में। दूसरे अनुभाग और खंड 2, 3, 4 में 350 भुक्तभोगी साक्षियों का साक्षात्कार उसमें शामिल किया गया है। खंड 3 में चित्रों के माध्यम से उस समय जो राजनीतिक नेतृत्व था, उस समय जो सामाजिक लोग थे, उनकी क्या भूमिका थी, चित्रों के माध्यम से उसको दिखाने का प्रयास किया है। मैं इस प्रस्तावना के साथ अनुरोध कर रहा हूं श्री शेषपाल आचार्य जी से शंखनाद के लिए। उसके कहीं हो धन्यवाद।
मैं उस समय थे 1947 में श्री सच्चिदानंद शर्मा जी गुरुग्राम से, और आप सबसे वरिष्ठ हैं, 96 वर्ष के हैं श्री सच्चिदानंद जी। झांसी में आप 1948 में टमाटर मेला प्रसाद भाई सेक्टर 28 से आप बंगाल में थे। So this side, please. मान्यवर दत्ता जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री प्रदीप जोशी जी, आज के विशिष्ट अतिथि श्री आलोक कुमार जी, हमारे विभाग संघचालक श्री दादू जी तथा उपस्थित सभी भगिनी एवं बंधुओं, वर्ष 2000 की बात है। मैं अमृतसर गया था। सेट कर दिया था आपको वहाँ मुझे किसी ने बताया कि गुरु नानक विश्वविद्यालय में एक डॉक्टर शर्मा हैं, वो भी विभाजन पर काम कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि भाई ऐसा है तो मैं उनसे भेंट करना चाहूँगा। उन्होंने व्यवस्था करा दी। मैं विश्वविद्यालय में उनके कार्यालय पर ही मुझसे जाकर मिला, इतिहास विभाग में। लगभग घंटा सवा घंटा हमारी बातचीत हुई। वो पूछने लगे कि सागर जी, अभी तक आपने जितना भी काम किया है उसके आधार पर आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? मैंने कहा कि मैं तो भाई इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि विभाजन के समय जो भी लूटमार, अत्याचार, नरसंहार आदि हुए वो मुस्लिम लीग ने नहीं किए, वो मुस्लिम समाज ने किए। मुस्लिम लीग ने तो उनका नेतृत्व किया, संपूर्ण मुस्लिम समाज ने ये सारा काम किया। एक गांव हिंदुओं का है, उसको आसपास के 20-25 गांवों के 15-20 हजार मुसलमान घेर लेते हैं। अब वो जो 15-20 हजार हैं वो क्या सारे मुस्लिम लीग के सदस्य थे? मुस्लिम लीग के सदस्य तो उनमें से 2, 4, 5 होंगे, चलो 10 होंगे, 50 मान लिया, बाकी कौन थे?
बाकी तो उनमें से कोई भी मुस्लिम लीग का सदस्य नहीं था। तो ये संपूर्ण मुस्लिम समाज ने ये काम किया है। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने उनका नेतृत्व किया होगा, ठीक है। और इसलिए ये कहना कि उस समय जो है वो मुस्लिम लीग ऐसी थी, मुस्लिम लीग ने ये किया, ये कहना उचित नहीं। मुस्लिम समाज ने किया। आरंभ से लेकर अंत तक सब मुसलमान खड़े हो गए। अपने ही लोग अपने ही घर में जो नौकर थे, अपने ही खेत में जो काम करने वाले थे, अपने यहाँ जो दूध देने के लिए आते थे, अपने ही बाजार में जो सब्जी बेचते थे, जिनसे हम सब्जी खरीदते थे, वे ही लोग थे उन सब हत्याकांडों को सार्थक करने वाले, उनको व्यावहारिक रूप देने वाले। फिर मैंने उनको पूछा कि अच्छा, आपने अभी तक जितना काम किया है उसके आधार पर आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे? वो बोले, देखिए, निष्कर्ष पर तो मैं भी इसी पर पहुंचा हूं, मेरा भी यही निष्कर्ष है। लेकिन एक सवाल है, क्या आज की स्थिति में ये कहना उचित है? ये उन्होंने मेरे से पूछा, कहा, कुछ भी कहा। मैंने कहा, शर्मा जी, हम इतिहास के विद्यार्थी हैं। इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, राजनीतिक अवधारणाओं पर नहीं। हमने तथ्य जो हैं वो देने हैं। राजनेता क्या सोचते हैं, राजनीतिक वातावरण क्या है, अन्य लोग जो हैं वो क्या सुनने को तैयार हैं और क्या सुनने को तैयार नहीं हैं, इसके आधार पर इसका विचार करके अगर हम इतिहास लिखेंगे तो वो इतिहास नहीं होगा। ये तो काम भांडों का होता है, तो हम भांड तो नहीं है। हमें तथ्य रखने हैं, वो चाहे कितने भी कड़वे हों, कितने भी कंटीले हों, हमें तथ्य रखने, हमें सत्य जो है वो अपने अन्वेषण के द्वारा, अपने लेखन के द्वारा लोगों के सामने प्रकट करना है। यह कहने को तो बड़ी सामान्य सी बात है, लेकिन एक विश्वविद्यालय का के इतिहास विभाग का एक प्राध्यापक जब ये बात कहता है तो हम कल्पना करें कि हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, हमारा जो शिक्षक वर्ग है, हमारा जो लेखक वर्ग है, हमारा जो इतिहास लेखक है, इतिहासकार है, उसने विभाजन के बारे में सत्य बातें क्यों नहीं लिखी? वो इस प्रसंग से हमारे सामने बात आती है। पिछले 80 वर्षों से, यानी 2000 की बात मैं कर रहा हूं, तो उससे पूर्व के 80 वर्ष का जो कालखंड बीता, उस कालखंड में हमारे देश के नेताओं ने जो हमें पट्टी पढ़ाई, जो एक वातावरण बनाया, जो बातें हमारे सामने परोसी गईं, उनका परिणाम था कि इतिहास का प्राध्यापक, लेखक भी ये कहता है कि क्या आज की स्थिति में हमें ये लिखना उचित है, ये कहना उचित है। यानी 80 वर्ष का इतिहास ने हमें ये मजबूर कर दिया कि हम झूठ लिखें। 80 वर्ष के भाषणों ने, लेखनों में हमारी मानसिक भूमिका ये बना दी कि हम सत्य ना लिखें, हम सत्य का अन्वेषण ना करें। और विभिन्न प्रकार के जो इतिहास लिखे गए हैं, जो विभिन्न घटनाएं लिखी गई हैं,
उनके आधार पर कई उपन्यास भी लिखे गए हैं, कहानियाँ लिखी गई हैं, उनमें विभाजन काल का पूर्ण सत्य नहीं आता। बहुत काट छांट कर उनको लिखा गया है, जिससे किसी के हृदय में कोई शूल ना चुभ जाए। इस प्रकार से विचार करके वो सब लिखा गया है। और इसलिए आज की पीढ़ी को विभाजन के बारे में कुछ ज्ञात ही नहीं है। केवल सामान्य बात क्या था कि 1947 में भारत का विभाजन हो गया था, बस। हाँ, कुछ मारकाट भी हुई थी, इतना ज्ञात है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन इसके पीछे जो अवधारणाएं बनाई गई वो क्या बनाई गई? दोनों तरफ मार काट मची हुई थी। हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। इस प्रकार की अवधारणाएं बनाई गई हैं और आज भी हम इतिहास के ग्रंथों में यही पढ़ते हैं। सत्य क्या है? सत्य ये है, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, ऐसा हम सब कहते हैं, बोलते हैं। लेकिन इससे एक दिन पूर्व 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा काट कर भारत से अलग करके उसे पाकिस्तान बना दिया गया। वो 14 अगस्त को पाकिस्तान बना है और हम आज़ादी का दिन 15 अगस्त को मनाते हैं। यानी भारत के टुकड़े करने के बाद हम अपनी आज़ादी मनाते हैं। अब भारत के टुकड़े क्यों हुए, कैसे हुए, ये लंबी बातें हैं। ये आपको इस ग्रंथ में मिलेगा। आपने भी कुछ ना कुछ और पढ़ा होगा, सुना होगा, और भी जो हमारे हैं मान्यवर वो उसके बारे में बताएंगे, बोलेंगे। लेकिन मैं केवल 2-3 बातें मुख्य रूप से कहूँगा जो हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए। भारत विभाजन में जो कुछ भी हुआ वह क्या था? क्या वो दंगे थे? कहा यही जाता है, सब जगह दंगे भड़क उठे। कोई दंगे नहीं भड़के थे। सत्य ये है कि मुस्लिम समाज ने हिंदू समाज के विरुद्ध युद्ध किया था और इस युद्ध की घोषणा बाकायदा मुस्लिम समाज ने 29 जुलाई 1946 को कर दी थी। उस घोषणा में यह स्पष्ट कह दिया गया था कि यह युद्ध 16 अगस्त 1946 से आरंभ होगा। फर्क इतना ही है, उसमें शब्द प्रयोग युद्ध ये नहीं किया गया, शब्द प्रयोग दूसरा किया गया। वो किया गया डायरेक्ट एक्शन, सीधी कार्रवाई। युद्ध ना कहकर उसे सीधी कार्रवाई कहा गया और साफ साफ कहा गया अब हम सब प्रकार के वैधानिक उपाय, वैधानिक तरीके छोड़ते हैं। अब हम सीधी कार्रवाई करेंगे। और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जिन्ना ने अपने भाषण में साफ साफ कहा था कि अब हमारी भी जेब में पिस्टल है। तो सीधी कार्रवाई का जो स्पष्ट अर्थ भी जिन्ना ने उस समय बता दिया था। हमारे नेता उस समय इस बात को नहीं समझे। उनको लगा कि ये भी जैसे छोटे मोटे हो जाती है, गीदड़ भक्ति है। उन्होंने उसको गंभीरता से लिया ही नहीं। परिणाम क्या हुआ? 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता की सड़कों पर खून की नदियां बह गई, लाशें बिछ गई, जो हिंदू मिला मार दिया। हावड़ा मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। हावड़ा की तरफ से जत्थे के जत्थे मुसलमानों के आते थे। कलकत्ता की गलियों में, सड़कों पर जो बिहारी
मजदूर जिनका घर तो कुछ था नहीं, सड़कों के आसपास ही अपना वो बिछौना बिछाकर सो जाते थे, वो उनके सरलतापूर्वक शिकार हुए। अन्य भी इलाकों को किया, घरों को लूटा बीटा, वो सब हुआ। ये सब चलता रहा वहाँ पर। उस बंगाल के मुख्यमंत्री स्वयं आकर पुलिस हेडक्वार्टर में बैठ गए, पुलिस को निष्क्रिय कर दिया। जो भी फोन आते थे कि हमारे यहाँ ये हो गया, हमारे यहाँ आक्रमण हो गया, हमारे लूट हो गया, हमारे यहाँ अग्निकांड हो गया है, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं बैठा हुआ था वहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर में। 2-3 दिन तक ये सब चलता रहा, पुलिस निष्क्रिय रही। और इसके बाद हिंदू कुछ समझे और हिंदुओं ने भी प्रतिकार करने का तय किया। जत्थे के जत्थे हावड़ा की तरफ से आते थे, हावड़ा पुल को पार करके इधर हमले करते थे, और इसलिए अनेक लोग भी बड़ा जत्था बनाकर उस हावड़ा पुल की तरफ चले। हावड़ा पुल को एक तरफ से रोक लिया गया कि अब ये जत्था कोई भी आएगा उधर से तो उसको इस हावड़ा पुल के ऊपर समाप्त कर देंगे, मार देंगे। लेकिन अब वो जब आएंगे आगे तब की बात है, और वो आएंगे तो दोनों में संघर्ष होगा, हमला होगा, तो परिणाम क्या होगा ये तो भविष्य की बात थी। लेकिन उस भीड़ में से कुछ लोग ऐसे थे जो पंजाब से आए हुए थे, पंजाब के सिख ड्राइवर जो ट्रक वगैरह लेकर वहां आए थे, उनके पास तलवारें थी। वो चुपचाप उस भीड़ में से निकलकर जो हावड़ा पुल है उस पुल के नीचे चले गए, और नीचे पुल की ही लोहे की जो है उनको पकड़ कर अब पुल के पार पहुंच गए। पुल के नीचे से होते हुए, ऊपर से सीधे रास्ते नहीं, नीचे से, और पुल के पार जाकर उस पुल के नीचे छुपे रहे। और जैसे ही मुसलमानों का एक जत्था उधर से आया और वो पुल में आ गया, पुल भी लंबा है, तो पूरा का पूरा जत्था जब पुल पर आ गया, ये लोग नीचे से निकलकर इन्होंने पीछे की तरफ से नाकेबंदी कर दी और पीछे से उन सबको मारना शुरू कर दिया। इधर से इनकी तलवारों के वार, इससे बचने के लिए वो मुसलमान आगे की तरफ आगे हिंदू हजारों की संख्या में खड़े थे, पुल के दूसरी तरफ, दोनों तरफ पिस गए। अच्छी तरह उनका किया गया। बहुत सारे भागने डर के मारे पुल से नीचे कूदे, वहां मारे गए। इस प्रकार से उनको सारे के सारे समाप्त किया। ये हावड़ा की पहली घटना है हिंदू प्रतिरोध की। इस घटना को क्यों छिपाया गया, क्यों नहीं बताया गया, कुछ नहीं। तब लुटे पिटे मरे, ये सब ठीक है। विभाजन में हिंदू काफी मारे गए, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हिंदुओं ने प्रतिरोध भी किया है। ये प्रतिरोध की कहानी, प्रतिरोध की कथाएं ये छुपाई गई हैं, उनको नहीं बताने दिया गया। ये सब उस समय हुआ है। अब ये जो घटना मैंने अभी बताई कलकत्ता ब्रिज की, ये हमारे बैठे हैं कमांडर कैलाश प्रसाद राय, जरा खड़े हो जाइए कमांडर साहब। ये इन्होंने बताई। ये उस समय कलकत्ता में नहीं थे, ये बांग्लादेश में थे। वहां से आए, वहां की कथाएं, और तो 2 वर्ष तक चलता रहा है, 5-10 दिन नहीं, 2 वर्ष चलता रहा है। और इस युद्ध का कार्य क्षेत्र कलकत्ता से लेकर गुवाहाट तक रहा है। महाभारत का युद्ध बहुत बड़ा युद्ध माना जाता है। उस महाभारत के युद्ध में, युद्ध का जो क्षेत्र था, कुरुक्षेत्र का मैदान जिसे कहते हैं, वो भी लगभग 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के क्षेत्र में होगा। लेकिन ये जो 1900 के विभाजन के समय का जो युद्ध हुआ है, 2 वर्षीय युद्ध, इसका ये युद्ध क्षेत्र
लगभग 2000 किलोमीटर लंबा था। ये हमारे ध्यान में बात नहीं आती है। और कलकत्ता का जो हुआ सो हुआ, उसके बाद नोआखाली में हुआ, यानी जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ 1 महीना भर लगातार ये चलता रहा। उसके बाद बिहार में मुसलमानों ने आक्रमण किए, पूरी योजना थी उनकी, लेकिन बिहार में थोड़ा सा मामला उल्टा पड़ गया। और वो उल्टा ऐसा पड़ा कि कलकत्ता में जो मारे गए थे, ज़्यादातर बिहारी मजदूर मारे गए थे, भिन्न भिन्न गाँवों से जो आए हुए थे वहाँ पर। बाकी जो है भाग कर वापस गए अपने गाँवों में, और उन्होंने जाकर जब अपने गाँव में कथाएँ बताई तो वो लोग भी जो थे उनके अंदर भी एक प्रतिशोध का भाव था। और विजयदशमी के आसपास जब बिहार के मुसलमानों ने बिहार में गड़बड़ करने की शुरू की, तो वहाँ के हिंदू तो पहले खार खाए बैठे थे, सावधान थे। उनको लगा कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही उनका प्रतिकार करना शुरू कर दिया। और इसलिए बिहार में मुसलमान ज़्यादा मारे गए, क्योंकि हिंदू पहले से तैयार थे। बिहार के बाद छुटपुट तो बहुत कुछ चलता रहा, लेकिन नवंबर में उत्तर प्रदेश में ये हुआ। ये यहीं पास में गढ़गंगा में मेला लगता है, आजकल भी लगता है, लगभग 15 दिन तक का बहुत बड़ा मेला होता है, दूर दूर से लोग आते हैं। और इस गढ़गंगा के मेले पर आक्रमण करने की उनकी योजना थी। गाजियाबाद से जब गढ़गंगा जाते हैं तो रास्ते में 10 गांव मुसलमानों के हैं, आज भी हैं। उन गांवों के मुसलमानों ने जो बैलगाड़ियाँ हरियाणा की तरफ से आती थीं, दिल्ली की तरफ से आती थीं या मेरठ की तरफ से, उन बैलगाड़ियों पर हमला किया। रास्ते में उन पर हमला किया तो कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने प्रतिरोध भी किया, क्योंकि जो बैलगाड़ी वो चलते थे उन दिनों वो भी लठ वगैरह लेकर ही चलते थे गांव के लोग, लठ बल्लम वगैरह, तो कुछ किया भी। लेकिन उनमें से कुछ लोग जो मेले में पहुँचे और मेले में जाकर उन्होंने बताया ऐसा ऐसा हो गया है। महिलाएं, हरियाणा की महिलाएं, उन्होंने वहाँ जाकर, और जो दुकानदार थे या अन्य लोग जो वहाँ गाँवों के आए हुए थे, उनको अपनी चूड़ियाँ दिखा कर कहा कि तुम बैठे रहो यहाँ पर और हम करती हैं, तो ये चूड़ियाँ पहन लो। ये हरियाणा की महिलाओं ने किया है। और लोग एकदम तैयार हो गए और उस गढ़गंगा के मेले में जितने मुसलमान थे उन पर हमले शुरू हो गए। मेला तो हिंदुओं का ही होता था, लेकिन वहाँ सब्जी बेचने वाले, घोड़े वाले, टांगे वाले, सामान लाने, ये अधिकांश मुसलमान होते हैं। तो ऐसे जो थे वो मुसलमान, कुछ लोग, कुछ उनके पास हथियार भी थे, तो वो भी कुछ करने लगे, लेकिन उनके करने से पहले हिंदू उनके ऊपर गिर पड़े। और इसलिए गढ़गंगा के मेले में अच्छी तरह से मुस्लिम संहार हुआ है, ये कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ये हुआ, किया है। ना करते तो हिंदू सारे के सारे मारे जाते, क्योंकि पहले तो रास्ते में तो मारा ही उन्होंने। और इस मेले से वापस जाते हुए 2 बैलगाड़ियां वापस शाहजहांपुर गांव की तरफ जा रही थी। वहां रास्ते में एक गांव मुसलमानों का था, उन्होंने उस बैलगाड़ी पर हमला किया। और उस बैलगाड़ी में ज़्यादा लोग भी थे, 10-12 ही थे। उन्होंने उनका मुकाबला किया और उस मुकाबले में एक लड़की थी। और ऐसा कहते हैं कि उस लड़की ने ऐसा लठ घुमाया, उस एक लड़की ने, कि 8-10 मुसलमान वहीं पर धराशायी हो गए। और वो बैलगाड़ियाँ सुरक्षित निकल, घायल हुए, सुरक्षित निकल गई उस मुसलमानों के पास। ये गढ़गंगा के मेले की बात है, नवंबर 1946। और उसके बाद उनको लगा कि भाई ये तो क्षेत्र हिंदू था, इसलिए हिंदू बहुल क्षेत्र में अब नहीं करना चाहिए, अब हमें ऐसे क्षेत्र में करना चाहिए जो हिंदू बहुल ना हो। और इसलिए इससे अगला निशाना बनाया उन्होंने सीमा प्रांत। सीमा प्रांत में हिंदुओं की जनसंख्या केवल 9% थी कुल मिलाकर।
मुस्लिम सीमा प्रांत का हजारा जिला, वहाँ पर प्रयोग किया गया। ये 20-21 दिसंबर 1946 से, और वो भी लगभग 1.25 महीना तक चलता रहा वहाँ तक यहाँ। अब उसने था क्या, एक गांव में कहीं 4 हिंदू हैं, कहीं 5 हिंदू के घर हैं, कहीं 10 हिंदू के घर हैं। कुछ कस्बे थे जिनमें हिंदू थोड़े थोड़े ज़्यादा थे बस। ऐसी अवस्था में वहाँ पर काफ़ी हिंदू मारे गए और अनेक महिलाओं ने कुएं में कूद कर अपनी जान दी। ये हजारा जिले में हुआ है। उसके बाद 5 मार्च 1947 को सारे पंजाब के प्रमुख स्थानों पर एक साथ मुसलमानों ने हिंदुओं पर आक्रमण किया। सारे पंजाब में, रावलपिंडी से लेकर गुरुग्राम जिले तक, ये मेवात के क्षेत्र में भी, तो ये, और इसके बाद तो फिर चलता ही रहा मामला। और उसके बाद ये 3 जून 1947 को जब ये हो गया, विभाजन की घोषणा कर दी गई, जहाँ भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, तो उसके बाद ये और अधिक बढ़ा सारे क्षेत्र में और आगे तक चलता रहा। लेकिन मैं आप सबका ध्यान एक बात की और आकर्षित करना चाहता हूँ, वो ये, विभाजन में उधर जो हुआ सो हुआ, ये तो हम में से जानते हैं, अधिक नहीं जानते, लेकिन हाँ बहुत कुछ हुआ। एक बात की ओर हमारा शायद ध्यान नहीं जाता। मुस्लिम लीग का जो नारा था पहले, क्या था? वो था पाकिस्तान जिंदाबाद, हम पाकिस्तान बना के रहे। 15 अगस्त से उनका नारा कौन सा शुरू हुआ? 15 अगस्त 1947 से उनका नारा शुरू हुआ, हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। कि लड़के लेंगे हिंदुस्तान क्या है? इसको तो हमारे इतिहास में से, इतिहास की पुस्तकों में से, हमारे राजनीतिज्ञों के भाषणों में से बिल्कुल लुप्त कर दिया गया। और ये सबसे अधिक आवश्यक है हमारे लिए जानना। मुसलमानों की योजना इस पूरे हिंदुस्तान को इस्लामी झंडे के अंतर्गत लाने की थी, और बात से नहीं, वो 1400 साल पहले से है। और उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयत्न समय समय पर वो करते रहे हैं। और उसी प्रयत्न में ही, और ये बाद में 1940 से लेकर 47 तक के जो भिन्न भिन्न प्रकार के, वो सारे उसी प्रयत्न के हिस्से हैं। जो प्रस्ताव पारित किए गए थे वो भी यही किए गए थे कि मुसलमान अलग है हिंदुओं से मुसलमानों का कुछ मिलता नहीं है, और इसलिए हमें इस देश के अंदर अलग मुस्लिम होमलैंड चाहिए। इस मुस्लिम होमलैंड की परिभाषा उन्होंने कभी नहीं की कि मुस्लिम होमलैंड में क्या क्या होगा, नहीं, क्योंकि वो चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से पर हम कब्जा कर लें, और जब वो कब्जा हो जाएगा तो उसके बाद बाकी हिस्से को अपने ले लेंगे, लेकिन पहले वो तो हो जाए। और इसलिए इस पाकिस्तान को बनाने के लिए मुसलमानों को कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा। पाकिस्तान बनाने के लिए मुसलमानों को जेल में नहीं जाना पड़ा। पाकिस्तान बनाने के लिए मुसलमानों को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। वो तो उनको थाली में रखकर मिल गया। पाकिस्तान मुसलमानों को थाली में रखकर मिल गया। और ये पाकिस्तान देने वाले कौन लोग थे? 2 प्रकार के लोग थे। एक थे हिंदू नेता, उस समय हिंदू समाज के जो नेता थे वो, और दूसरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, असम वगैरह के जो मुसलमान थे, जन समाज, ये पाकिस्तान के मुसलमान नहीं, उत्तर प्रदेश के मुसलमान मुख्य रूप से, क्योंकि 1946 में इन क्षेत्रों के मुसलमानों ने चुनाव में एक मुश्त होकर मुस्लिम लीग को वोट दिया था, और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने के लिए वो चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने अखंड भारत के नाम पर चुनाव लड़ा था,
मुस्लिम लीग ने विभाजन के नाम पर चुनाव लड़ा था और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल वगैरह के मुसलमानों ने सब ने एक मुश्त होकर मुस्लिम लीग को वोट दिए थे। कांग्रेस ने जो मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए थे वो सब हार गए थे, कोई जीत नहीं पाया। तो पाकिस्तान बनाने वाले इसी उत्तर प्रदेश के लोग हैं। ये केवल मैं नहीं कह रहा, ये शायद 8 अगस्त का मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, या जो भी तारीख होगी, संविधान सभा में सरदार पटेल ने कहा, जब कुछ मुस्लिम भाइयों ने ये मांग रखी, हम ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और आप तो बड़े भाई हैं, हिंदू बड़े भाई हैं, छोटे भाई का ख्याल रखना चाहिए। सरदार पटेल ने कहा कि ये नहीं चलेगा, छोटा भाई बड़ा भाई नहीं चलेगा। आपको पाकिस्तान चाहिए था, आपको आपका पाकिस्तान मिल गया, अब कुछ नहीं चलेगा। अब आप इस तरह की बातें करोगे तो आपको पाकिस्तान चल जाओ। पाकिस्तान बनाने वाले आप ही लोग हैं, ये सरदार पटेल का कहना था संविधान सभा के अंदर। पाकिस्तान बनाने वाले आप ही लोग हैं। लेकिन सरदार पटेल ने तो ये बात कह दी, उसके बाद आज तक कभी किसी ने ये बात कही? किसी नेता ने बात की? तो ये जो है पाकिस्तान के निर्माता कौन? आज झगड़े क्यों हो रहे हैं, विवाद क्यों हो रहे हैं, ये जहांगीरपुरी क्यों हो रहा है, अन्य क्यों हो रहा है? वो इसलिए। तो विभाजन का मतलब था संपूर्ण भारत को मुस्लिम झंडे के अंदर लाना। वो पूरे भारत को नहीं ला पाए तो जितना हिस्सा हो सकता है उतना तो ले लो, बाकी आगे देखा जाएगा। और बाकी के लिए 15 अगस्त के बाद उन्होंने संघर्ष शुरू किया, और ये संघर्ष पंजाब में चला, हरियाणा में चला, नहीं पूरी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का भी कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश, इन सब जगह संघर्ष हुए हैं 15 अगस्त के बाद। अब वो सारी कथाएं, घटनाएं इसके अंदर, इन के अंदर हैं, उन सब जगह के लोगों ने बताया है, और सभी जगह की कहानी और वो सब इसके अंदर है। तो इस ग्रंथ में केवल पंजाब बंगाल नहीं है, इस ग्रंथ के अंदर पंजाब भी है, बंगाल भी है, सिंध भी है, सीमा प्रांत भी है, जम्मू कश्मीर भी है, हरियाणा है, हिमाचल है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, सब जहाँ जहाँ के लोग भी मुझे मिले मैंने उनका साक्षात्कार लिया, वो सब है इसके अंदर। तो उस समय इनकी क्या योजना थी ये हमारे सामने प्रकट होता है इस ग्रंथ से। अनेकों पुस्तकें इतिहास पर लिखी गई हैं, लेकिन वो उन सब का जो आधार रहा है वो रहा है वीपी मेनन का ट्रांसफर ऑफ पावर, जो कि सारे सरकारी डॉक्यूमेंट्स, जमीनी स्तर पर किसी में भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इस ग्रंथ में सारे जमीनी स्तर के डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसलिए ये ग्रंथ अन्य सब ग्रंथों से अलग प्रकार का है। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य के इतिहासकार इन तथ्यों को आधार पर भविष्य का इतिहास लिखेंगे। इतना मात्र कहकर मैं अपनी बात समाप्त। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह माननीय दत्तात्रेय भोसले जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष श्रीमान आलोक कुमार जी, संघ के विभाग संचालक श्री दादू जी, विभाजनकालीन भारत के साक्षी इस ग्रंथ के लेखक श्रीमान कृष्णानंद सागर जी, एवं यहाँ उपस्थित विभाजनकालीन भारत के साक्षी वीर महापुरुष, उपस्थित बंधुओं एवं बहनों, मुझे यहां पर माननीय दत्ता जी के सामने और आप जैसे वीर महापुरुषों के सामने बोलने में बहुत संकोच हो रहा है कि उस विभाजनकालीन स्थितियों के बारे में मैं क्या बोलूं। आप सब ऐसे साक्षी रहे हैं जिन्होंने उसको झेला है और उसका सामना किया है। यदि व्यक्तिगत रूप से आपके सम्मुख बैठा जाए तो आपके कृतित्व भी उससे पता चलेंगे कि आपने उसको किस तरीके से
उसका सामना किया, कितने लोगों को बचाया और जाने क्या क्या कष्ट भी सहे। आज हम इतना कह सकते हैं कि आज जो हमारे देश के अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उसमें से मुझे तो ऐसा लगता है कि लगभग 70% समस्या, चाहे वो आर्थिक समस्याएं हो या सामाजिक समस्याएं हो, वो विभाजन के कारण से उत्पन्न हुई है। मोटी मोटी सी बातों को देख लें कि आज हमारे शत्रु राष्ट्र के ऊपर, शत्रु राष्ट्र के रूप में अकेले चीन हमारे सामने नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से भी सुरक्षा के ऊपर हमें प्रतिदिन करोड़ों रुपया व्यय करना पड़ता है। सियाचिन में जो उपस्थित हमारे सैनिक हैं, वो दुश्मन की गोली से उतना वीरगति को प्राप्त नहीं होते जितना कि मौसम की मार के कारण हमारा व्यक्तियों का, सैनिकों का नुकसान होता है। और हजारों करोड़ रुपया वर्ष भर में इस सुरक्षा के ऊपर जाता है। इसके पीछे का भी कारण क्या है? यह विभाजन ही रहा है। इतना ही नहीं, इसके कारण कितनी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई, कितने दर्द उत्पन्न हुए, वे दर्द आज तक चले आते हैं। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे डॉक्टर महीप सिंह जी को। महीप सिंह जी से मेरा भी संपर्क रहा। डॉक्टर महीप सिंह जी साहित्यकार थे और विभाजन के कारण उनके पिता को, बच्चों को लेकर के यहां आना पड़ा, लेकिन परिवार के कुछ लोग वहीं छूट गए। डॉक्टर महीप सिंह जी से कई बार मेरा मिलना हुआ। 2015-16 में उनका देहावसान हो गया। 1999 में जब तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री अटल जी लाहौर बस लेकर के गए थे और उनके साथ में कई साहित्यकार, कलाकार, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी भी गए थे, तो डॉक्टर महीप सिंह जी भी उनके साथ में गए। लौटने के बाद उन्होंने एक लेख लिखा। वो लेख मैंने 99 में पढ़ा था। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए। उस लेख में डॉक्टर महीप सिंह जी ने लिखा कि जब वो वहां पहुंचे और होटल के अंदर थे, सारे प्रोटोकॉल वगैरह, नियमों का पालन सभी के द्वारा किया जा रहा था। विभाजन को तो लगभग 52 वर्ष हो गए थे। थोड़ी देर में एक व्यक्ति आता है जिसकी उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष के बीच में होगी, हट्टा कट्टा और दाढ़ी लगी हुई थी, उसकी दाढ़ी थी, और उसने नीचे से कहा कि ऊपर सूचना ये दे दो कि तुम्हारा भांजा आया है। महीप सिंह जी ने उसको अपने कमरे में बुला लिया। कमरे में जब बुलाया तो उसने ये बताया कि आपकी जो बड़ी बहन थी, मैं उनका लड़का मौलाना था। महीप सिंह जी कहते हैं कि उस समय तक ये बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि उनकी उस बहन का क्या हुआ, उनकी वो बहन कहां गई, क्या गई, इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन वहां पर जो प्रतिनिधि मंडल जा रहा था, उन लोगों के अखबार में नाम निकले थे, और उन नामों को जब उसकी बहन ने पढ़ा तो उसकी बहन को यह ध्यान में आया कि इसमें तो मेरा भाई भी आ रहा है। तब उसने अपने लड़के को भेजा कि जा करके अपने मामा को यहां पर बुला करके लाना। लाहौर में ही वो बहन रहती थी। महीप सिंह जी ने सारे प्रोटोकॉल तोड़े और उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ में चलता हूं। वो उसके साथ में नीचे आए। नीचे आने के बाद उसकी मोटरसाइकिल पर बैठे, और मोटरसाइकिल में बैठने के बाद वो गलियों गलियों गंदी गलियां घुमाते घुमाते घुमाते, और एक घर के सामने वो रुका जिसमें बोरे के पर्दे लगे हुए थे, गंदा पानी बह रहा था, गंदगी बह रही थी। वहां पर उसने मोटरसाइकिल रोकी, और मोटरसाइकिल रोकने के बाद महीप सिंह जी को अंदर ले गया। महीप सिंह जी से जब उनकी बहन मिली
दोनों भाई बहन मिल करके बहुत देर तक आपस में रोते रहे। रोते रहने के बाद में बहन ने बताया कि वो जो मोहल्ले का लोहार था, जो घर में भी बाल्टियां ठीक करने के लिए आता था, नल वगैरह भी ठीक करता था, विभाजन के समय पर 1947 में जब परिवार, कुछ हिंदू परिवार इस सीमा के इधर आ रहे थे, उस समय वो उसको भगा करके ले गया। कई सदस्यों का कत्लेआम भी हुआ और बहन को वो भगा करके ले गया। उसका कुछ पता नहीं चला। पिता थे, जो बच्चे हाथ पड़े जीवित रहे, उनको लेकर के किसी तरीके से यहाँ आए। बहन ने बताया कि उस लोहार को तो टीबी था और 15-16 साल तक वो किसी तरीके से जीवित रहा। 15-16 साल के बाद उसकी मृत्यु हो गई। आज इसके 6-7 बच्चे थे और ये सबसे बड़ा लड़का था। उनकी बहन उनको अंदर ले जाती है और अंदर ले जाने के बाद जो उनका पूजा कक्ष था वहां पर वो ले गई। वहां पर कुरान रखी हुई थी। उसने कुरान को वहां से हटाया और कुरान को वहां से हटाने के बाद नीचे गुरु ग्रंथ साहब रखे हुए थे और महीप सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम किया। उस बहन ने भी प्रणाम किया। उसने कहा कि मैंने मर्जी से शादी नहीं करी थी और इसलिए मैं गुरु ग्रंथ साहब को अपने साथ में लेकर के आई और ये गुरु ग्रंथ साहब ही आज मेरा सहारा है। ये इस तरीके की एक कहानी नहीं है। दुखी रहेगा। मैं तुमको आह्वान करता हूं, लौटकर अपने स्वधर्म में आ जाओ। मैं तुमको वचन देता हूं कि यह सारा जीवन मैं तुम्हारे सम्मान के लिए लगा दूंगा। इसके पहले 17 में भी जब एक गांव के लोगों ने मुसलमान होने की घोषणा की थी तो अम्बेडकर जी ने रोका था। दूसरा वक्तव्य उन्होंने दिया था और मैं अपना वक्तव्य नहीं दे रहा हूं, परिषद का नहीं दे रहा हूं। उन्होंने कहा था एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन के बारे में कि अब पाकिस्तान बन गया है, धर्म के आधार पर बन गया है। यहाँ के सब मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहता। उदाहरण भी दिया था उन्होंने कि मानो ये नहीं गया, ये सेना में रहे। अफगानिस्तान से इस्लाम के नाम पर युद्ध हुआ तो क्या भारत इन पर विश्वास कर सकेगा? उस समय के कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ऐसा नहीं होने देंगे, इनको पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान के हिंदुओं को कहा तुम वहीं रहो। पाकिस्तान में हिंदू घटता गया और आज भारत में इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का देश भारत बन गया है। विभाजन कष्टों का समय था ना। मैं अमृतसर में प्रचारक था, मैंने वो घटनाएं सुनी। बड़े लोग, सामर्थ्यवान व्यवसाय वाले लोग, जब ये निश्चित हो गया कि जाएंगे, पैदल जाएंगे, कुछ सामान लेके नहीं जाएंगे, बच गए तो निकल जाएंगे। उस घर की महिलाओं ने कहा आप बच गए तो निकल जाएंगे, हम किसी के हाथ पड़ गई तो क्या होगा? आवाज घर के लोगों ने कहा कि उपाय क्या है? महिलाओं ने कहा हम हिंदू हैं, हम वीरांगनाएं हैं, हम अपने शील से भी ज्यादा मृत्यु को महत्व देते हैं। हमने आपस में तय किया आप हमारी हत्या कर दीजिए या हम कुएं में कूद जाएंगे। निश्चित होकर जाइए, भारत अगले जन्म में फिर मिलेंगे। ऐसा हुआ।
ऐसी ट्रेन आई थी जिसके अंदर नीचे से ऊपर तक मनुष्य नहीं थे, मनुष्यों के शव थे। महिलाओं से बलात्कार तो खुदा की नियामत करके जिहादियों के लिए माना गया था। अभी जब हम उनको माल्यार्पण कर रहे थे तो एक ने कहा कि मेरे गले में तलवार का घाव था, मैं बचा हुआ हूं। ऐसे घावों को रिश्ते रहना चाहिए। मैंने उनको सबको प्रणाम करते हुए, माल्यार्पण करते हुए भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, इनको जीवन में कम से कम 15 वर्ष और देना। महर्षि अरविंद ने कहा था, विभाजन कृत्रिम है, यह शताब्दी भारत की शताब्दी है। हिंदू का उदय होगा, विभाजन नष्ट होगा, भारत अखंड होगा। और मैंने 15 वर्ष इसलिए मांगे कि आने वाले समय में देखने की दृष्टि रखने वाले महापुरुषों में वरेण्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा है, 25 वर्षों में नहीं, अज्ञात भविष्य में नहीं, हमारी कल्पनाओं में नहीं, इस धरती पर 15 साल में हम अखंड भारत की निर्मित करेंगे। अखंड भारत की कैसे सौभाग्यवान पीढ़ी है हमारी। 500 साल के संघर्ष के बाद में हम राम जन्मभूमि पर मंदिर बनते देख रहे हैं और मैं आज आपको यहाँ निमंत्रण देने की स्थिति में हूँ। अगले वर्ष मंदिर का निर्माण पूरा होगा। 2024 में जन्मभूमि पे रामलला के दर्शन करने चलना। और आज से 15 साल बाद हमें ननकाना साहब जाने के लिए, हमें करतारपुर जाने के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिएगी। एक देश होगा, आनंद से जाएंगे, दर्शन करेंगे। पर मैं मानता हूं कि एक बड़ा उपकार है जो कृष्णानंद सागर जी ने किया। कई बार जब कोई सद्गुण बहुत बढ़ जाता है तो थोड़ा नुकसान भी करता है। मेरे पिताजी संघ के कार्यकर्ता थे, वो एक गीत गाते थे, वृत्त पत्रों में नाम छपेगा, पहनूंगा मैं स्वागत समुहार, छोड़ चलो ये क्षुद्र भावना, हिंदू राष्ट्र के पालना। तो हमने काम किया, माता का काम किया, किसी को पता चलना जरूरी नहीं है। और इसलिए इतिहास के बहुत सारे पन्ने ऐसे हैं जो हम आस्था से सच मानते, कागज पर प्रमाण खोजने में दिक्कत है। जैसे गांधी जी संघ के शिविर में आए थे, अब गांधी जी की तो रोज की डायरी लिखी जाती थी, गांधी जी उसको स्वयं को चेक करते थे। उनके जीवन का दिन भर का पैराडाल जी की डायरी में है। उस दिन की डायरी गायब। पूजनीय गुरुजी महाराजा हरिचंद्र से मिलने गए थे, कागज पर प्रमाण नहीं। ऐसे जो प्रमाण इस पीढ़ी के जाने के बाद विलुप्त हो जाते, लगभग 10 वर्षों के पुरुषार्थ से ऐसे 350 लोगों से मिलके उस इतिहास को विलुप्त होने से बचाकर एक प्रामाणिक पुस्तक में 10 भागों में उन्होंने उपलब्ध कर दिया। सागर जी, ये पूरा समाज आपका उपकार मानेगा। एक संदर्भ ग्रंथ बना, इसकी प्रत्येक घटना और खास तौर पर वो घटना जिसमें रक्त बहा था, उस रक्त को माथे का चंदन बनाकर उन सब सपनों को साकार करने के लिए
जो स्वप्न हम संजो कर चले, राष्ट्र का परम वैभव, संस्कारित हिंदू समाज की संगठित शक्ति, धर्म का संरक्षण करती हुई ऐसे परम वैभव पर विराजमान होगी कि दुनिया के सब लोग कहेंगे हाँ, यही मार्ग है प्रगति का, यही मार्ग है सुख का, यही मार्ग है शांति का। हिंदू दर्शन के पास यह है। पहले हिंदू ने इसको छोड़ दिया था, अब हिंदू है जीवन जी रहा है तो दुनिया में शांति, दुनिया में वैभव, दुनिया में समरसता, दुनिया में आनंद। भारत माँ के आशीर्वाद हम सब पे रहे, सीताराम जी की कृपा रहे, हमारा आपका पुरुषार्थ बना रहे, क्योंकि हम केवल साक्षी नहीं है, हम भगवान की उस वानर सेना के अंग भी हैं जिनके जिम्मे कुछ ना कुछ काम भगवान ने इस पुनर्निर्माण में लगाया है। हमारा ये पुरुषार्थ बना रहे, ये पुरुषार्थ वृद्धिगत हो, अपने जीवन में, अपने नेत्रों से, अपने सामने, अपने द्वारा निर्मित इस परम वैभव का हम दर्शन कर पाए, अखंड भारत में आनंद से रह पाए, अपने बच्चों को ये गाथाएं सुना पाए। इस मंगल कामना के साथ अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथ लोकार्पण कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष, भारत के संघ लोक सेवा आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष, अभी अप्रैल 4 तक आप उस स्थान पर रहे हैं, डॉक्टर प्रदीप जोशी जी, विश्व हिंदू परिषद के माननीय कार्याध्यक्ष श्री आलोक जी, माननीय विभाग संघचालक जी दादू जी, और आज के इस ग्रंथ के रचयिता, शोधकर्ता, लेखक ज्ञानवृद्ध श्री कृष्णानंद सागर जी, जिनके सम्मान करते हुए हमने उस इतिहास से प्रेरणा लिया, ऐसे विभाजन कालीन भारत के साक्षी बने ऐसे सभी महापुरुष, सभागार में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, बार बार ये कहा जा रहा है यहाँ से मार्गदर्शन मिलेगा, पाथेय मिलेगा। वो मार्गदर्शन और पाथेय देने वाला मैं तो नहीं हूं। जिनके मार्गदर्शन या पाथेय केवल यहाँ बैठे हुए सभासदों के लिए नहीं, अपितु वर्तमान और आगे की पीढ़ी के लिए भी भारत के जिनसे मिलना चाहिए, ऐसे जिनके कर्तृत्व से, राष्ट्रभक्ति से और भारत को अखंड बनाए रखने के लिए अपने सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हुए, लेकिन आज भी साक्षी के रूप में हमारे सौभाग्य से यहाँ उपस्थित है। ऐसे लोगों से वह मार्गदर्शन पाथेय मिलना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शब्दों के वाणी की दृष्टि से तो कुछ मैं यहाँ कह सकता हूं। देशभक्ति के बारे में कहा जाता है, इट इज नॉट इन बुक्स नॉट इन स्पीचेस। वो तो देशभक्ति के बारे में होता है। देशभक्ति वो होती है जब प्रत्यक्ष कुछ करने के लिए जब अवसर उत्पन्न हो जाता है या ऐसी परिस्थिति आती है, उस समय
हम क्या करते हैं, अपने व्यवहार कैसे रहता है, इससे हमारी देशभक्ति कितने उज्जवल है, उत्कृष्ट है, यह उजागर हो जाता है। ऐसे देशभक्ति को देशभक्ति के नाते अर्थ देने वाले लोग यहाँ इस सभागार में आज बैठे हैं, इसलिए उनके पदतल में मैं नमन करते हुए कुछ बातें यहाँ कहने के लिए प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, दुनिया के इतिहास में कई देशों के मानचित्र कई कारणों से, भू राजनीतिक परिस्थिति के कारणों से, जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, और अन्य वजह से बदलते रहे। पिछले दिनों में भी कुछ देश किसी देश के साथ जुड़ गए, कुछ देश जो राष्ट्र बनने के प्रयत्न किया लेकिन नहीं हो पाया, ऐसे टूट गए, दोनों हुए। 1989 में जब यहां भारत में अयोध्या में राम मंदिर के लिए शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा था, उन्हीं दिनों में आप लोगों को स्मरण जरूर होगा, सोवियत रूस टूट रहा था और जर्मनी, दो देश फिर से एक हो रहे थे। 80 के दशक के अंतिम वर्षों में यह दुनिया में देखने को मिला। 1939 से 45 तक विश्व के द्वितीय विश्व युद्ध, महायुद्ध, वह कालखंड था। उस विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के कई देशों में उथल पुथल हुए। राजनीतिक आर्थिक जो उथल पुथल हुआ वो तो अपने जगह पर ही, लेकिन देश के मानचित्र बदले, भूभाग बदले। तब तक एक जर्मनी जो दो जर्मनी, पूर्व और पश्चिम जर्मनी के नाम, और उसका कारण था उन दोनों में दो विचारधाराएं थी, लेकिन कारण विचारधाराएं तो बाद में है। तथाकथित लोकतांत्रिक और तथाकथित कम्युनिस्ट जर्मनी हो गए, पूर्व और पश्चिम जर्मनी। लेकिन एक षड्यंत्र था, एक जर्मनी को बनाए रखना दुनिया के कई देशों के एजेंडा में नहीं था, उनको तोड़ना था। परंतु वह बहुत दिन नहीं चला। सोवियत रूस आसपास के जो रशिया आज है, उन्होंने 1920 से लेकर या थोड़ा उससे पहले से आसपास के भूभागों को अपने साथ जोड़ जोड़कर धमकी से, जुल्म से, अपने वर्चस्व से, प्रभाव से, धोखे से कुचलाकर किसी न किसी प्रकार से एक यूएसएसआर की रचना की गई, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। वह सोवियत रूस मिखाइल गोर्बाचेव के नेतृत्व के पश्चात जो ग्लासnost और पेरिस्ट्रोइका, ऐसे उन्होंने अपने राजनीतिक चिंतन और उसके कार्रवाई करने के प्रयत्न किए।
रूस को बनाए रखना उनके लिए संभव नहीं था, अंदर से टूट रहा था। तो पहले बाल्कन कंट्रीज अलग हो गए, लैटविया, इस्टोनिया वगैरह। बाद में धीरे धीरे 89 में सारे सोवियत रूस टूट पड़ा। सोवियत रूस, यूएसएसआर इतिहास के पन्नों में चला गया। तो उस समय कुछ कार्यक्रम हमने बेंगलुरु में रखे। दुनिया के भविष्य ऐसे क्या होगा, क्यों ऐसा हो रहा है। उस कार्यक्रम में भारत के भूतपूर्व विदेश मंत्री, विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी एपी वेंकटेश्वर उस कार्यक्रम में सेमिनार में आए, गोष्ठी में आए। उस कार्यक्रम के सूचना देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए माननीय शेषाद्री जी उस समय संघ के माननीय सरकारी बात थे। उनके पास जब मैं गया था, मैंने बताया ऐसे ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं, थोड़ी चर्चा हुई। उन्होंने एक बात बताई, ये सारे जो हो रहे हैं यह हर एक देश में वहां के राष्ट्रीयता, द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, यह उभर कर आ। यही कारण है इस राष्ट्रीयता के अभिव्यक्ति के कारण टूटे हुए एक राष्ट्र के दो टुकड़े जुड़ रहे हैं। अनेकों राष्ट्रों को जोड़कर एक राज्य शक्ति बनाने के जो कुप्रयास हुआ वह समाप्त होकर राष्ट्र अपने अपने पुनर्जन्म ले रहे हैं। एक जर्मनी में ऐसे हुआ, सोवियत रूस में ऐसे, और भारत में भी वही सांस्कृतिक राष्ट्रीयता यहां ऊपर उठकर आ रही है, क्योंकि अयोध्या में शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा था। मैंने इतिहास के इस पक्ष पर इसलिए गया क्योंकि राष्ट्रीयता, यह भू सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के साथ जुड़ी हुई बात है, वही है, जुड़ी हुई नहीं, वही है। आज हम भारतवर्ष, हिंदुस्तान, किसी भी शब्द से कहें, वह इस सांस्कृतिक भारत के ही चित्र को सामने लाने वाला होना चाहिए। वह सांस्कृतिक भारत जो है, भू सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के जो भारत है, वह माननीय आलोक जी ने जिस आशा और विश्वास को, जिस आकांक्षा और सपने को जो करोड़ों करोड़ों लोगों के दिल में है, हृदय में है, उसको यहाँ अपने शब्दों में उन्होंने कहा, वह हुए बिना वह भू सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के अभिव्यक्ति भारत से पूर्ण रूप से नहीं होगी। तो इसलिए उन्होंने कहा अखंड भारत के विषय से यह राष्ट्रीयता उजागर होना, राष्ट्रीयता अभिव्यक्त होना, यह दुनिया में समय समय पर जब ऐसे अवस्था, ऐसे परिस्थिति, ऐसे अवसर मिलता है, तब होते हुए अनुभव में आता है। इसलिए मैं इतिहास के उस समय का थोड़ा सा याद दिलाया। 1945 तक विश्व के द्वितीय युद्ध लगभग समाप्त हो गया, लेकिन 1945 से आने वाले 5-6 वर्ष भारत के लिए एक महायुद्ध की परिस्थिति आ गई। यह माननीय कृष्णानंद सागर जी ने हमारे सम्मुख जो रखा आपने, क्योंकि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन की बात जुलाई में घोषित हो गई, और जिस प्रकार ये डायरेक्ट एक्शन के जो स्वरूप सामने आया, यह इतिहास साक्षी है। मानवता कितने
नीचे चली जा सकती है और मानव कितने अत्यंत क्रूर बन सकते हैं, इसके एक मिसाल उस डायरेक्ट एक्शन में सामने निकल कर आया जो इतिहास में। तो इसलिए ये जो जिहादी मानसिकता के जो कार्रवाई हैं, हथकंडे हैं, इतिहास में ऐसे रक्तपात के कारण बने हैं, वह मानसिकता आज भी समाप्त नहीं हुई है। विश्व के अनेकों भागों में यह मानवता के दुर्भाग्य है। आज भी एक कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता हिंसात्मक रूप लेकर पाशवी कृत्य करने के लिए हर प्रकार के प्रयास करने की तैयारी कर बैठे। दुनिया चिंतित है। तो इसलिए रास्ता क्या होना चाहिए, यह विचार करना है। तो इसलिए आज ऐसी परिस्थिति दुनिया में अनुभव में आने के कारण इतिहास से हमें क्या पाठ मिलता है यह समझना आवश्यक है। आगे के मार्ग को यदि हमें विचार करना है, पीछे क्या हुआ इसके बारे में समझना आवश्यक है। इसलिए कृष्णानंद सागर जी ने 4 खंडों में विभाजनकालीन भारत के साक्षी इस शीर्षक से इतिहास के उन अनसुने अनकही बातों को फिर से एक बार ग्रंथ रूप में लाकर भारत के वर्तमान और आगे के पीढ़ियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ एक योगदान आपने इस क्षेत्र में शोध करते हुए अपने परिश्रम से किया है। इसलिए सारे समाज की ओर से माननीय कृष्णानंद सागर जी के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। इन्होंने इतने लोगों से मिलकर इतिहास के उन भागों को जो अंधकार में रहे हैं या इधर उधर थोड़े छुपे होंगे, उन चीजों को लाए। ये सब इतिहास के बारे में, लेकिन एविडेंस कहां है? लेकिन इतिहास के विद्यार्थियों को, इतिहास के प्राध्यापकों को मालूम है, ओरल हिस्ट्री करके भी एक बात होती है। प्रत्यक्ष देखे हुए, अनुभव किए हुए बातों को जब व्यक्ति कहता है, उसको जब हम डॉक्यूमेंट करते हैं, उस ओरल हिस्ट्री को इतिहास के अध्ययन में अत्यंत महत्व का स्थान है, उसको माना जाता है। इसलिए इतिहास है एक अपोर कल्पित कहानी नहीं है। दिस इज नॉट द इमेजिनेशन ऑफ सम फैंटेसी, दिस इज नॉट द फिक्शन ऑफ सम लिटरेरी स्टूडेंट। घटित चित्रों को अपने स्मरण से बताकर देशभक्ति के उस कार्य को जिन्होंने किया, नेकी का दरिया में डाला, ऐसे सोचने वाले लोग ही ये कार्य किए थे। लेकिन कृष्णानंद सागर जी जैसे एक शोधकर्ता, राष्ट्र प्रेमी लेखक इस विषय के लिए जब निकले, लोगों ने ये कहा इसलिए अपने आत्म प्रशंसा के लिए नहीं, हमारी वीरता को दर्ज करना चाहिए इस कारण से नहीं, इसलिए कोई पदवी पुरस्कार प्रशस्ति मिलेगी ऐसी आकांक्षा से नहीं, लेकिन भारत के आने वाली पीढ़ियां समझनी चाहिए उस समय एक परीक्षा का काल, देश के संकट के चुनौती का वह पर्व, उस समय उन लोगों ने क्या किया, क्या करने का प्रयास किया, उनके अंदर के देशभक्ति के, राष्ट्रभक्ति के वो उज्जवल स्वरूप कैसे था,
हमने अपने समय पर अपने को जो ठीक लगा सूझा हम कर सकते थे, क्षमता थी, उस समय हमने ये किया और आगे के लिए हमने मशाल आपके हाथों में थमा दिया, इसलिए आप आगे लेके जाओ। ऐसे एक संदेश देने के लिए इस पुस्तक की आवश्यकता थी, वो कार्य हुआ। भारत के विभाजन के बारे में कई पुस्तकें आई हैं। जैसे मैंने कहा, मानेश्वर शास्त्री जी ने स्वयं उनकी पुस्तक है ट्रैजिक स्टोरी ऑफ इंडिया पार्टीशन, देश और बटा, ऐसे हिंदी में है, और भी लोगों ने लिखे। नाउ इट कैन बी टोल्ड इन बारी साहब ने गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन तो है भारत के समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने लिखे कैसे देश के विभाजन की मानसिकता कैसे बनी, इसके पूर्व पक्ष को लिखने का प्रयत्न कुलपति मुंशी जी ने किया। उन्होंने लिखा था रजाकार मूवमेंट के बारे में जो तेलंगाना में हुआ था। तो भारत के विभाजन के बारे में कई ग्रंथ आए हैं, शोधवर्ग ग्रंथ आए हैं। परंतु जैसे कृष्णानंद जी ने अपने वक्तव्य में यहां बताए और इस ग्रंथ के भूमिका में आपने लिखा है, ऐसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी जिन्होंने उस समय के उन दिनों को न केवल देखा, हिंदू समाज के बंधुओं को, भगिनियों को बचाने के लिए जो कार्य किया, या देश के नेताओं के ऊपर होने वाले आक्रमण के बारे में पूर्व सूचना मिली तो उसके बारे में बताया। हम जानते हैं कि सितंबर में 1947 के देश आजाद होने के पश्चात संभवतः 7-8-9 सितंबर को बहुत बड़े कत्लेआम की योजना बनी थी। उसकी सूचना संघ के स्वयंसेवकों ने तत्कालीन सरकार और खास करके गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल तक पहुंचाई। तो इसलिए ऐसे होने वाले वो जो एक बड़े कत्लेआम के जो परिस्थिति होने वाली थी उसको सरकार रोक सकती। इतिहास तो प्रत्यक्ष देश विभाजन होने के पश्चात जो लोग वहां से यहां आए, आना पड़ा, उस संदर्भ की कहानी जो सत्य है, इतिहास के उस साक्षी को यहां इन ग्रंथों में दाखिल किया गया, दर्ज किया, ताकि प्रत्यक्ष दर्शियों के उन अनुभवों के कारण, जैसे अभी आलोक जी और प्रदीप जी ने कहा, पीढ़ी समझना चाहिए इतिहास क्या होता था, लोग कैसे उस समय के सामना किया, उनके अंदर ऐसे कौन सी शक्ति अंदर से हमारे देश के उस समय के उन प्रांतों के माता भगिनियों ने कैसे आधुनिक काल के पद्मिनी बनकर जोहार की, उस पद्मिनी की वीर परंपरा को उन्होंने केवल उन्होंने जहर दे दिया
या कुएं में कूद गए, ऐसा नहीं। कई बहनों ने, कई माताओं ने हाथ में तलवार लेकर के खड़े रही, जिसका उल्लेख यहां किया गया। ये हुआ है। तो इसलिए इस कहानी को जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कई ऐसी घटनाएं जो पढ़े हैं, कुछ मैंने तो देखा, सुना। उसमें एक, जैसे अभी प्रदीप जी कह रहे थे तो मुझे भी याद आया, तो कुछ वर्ष पूर्व विद्यार्थी परिषद के एक अभ्यास वर्ग कार्यकर्ताओं के वर्ग के लिए मैं फाजिल्का गया था। वहां के एक संघ के कार्यकर्ता, तो वो वर्ग की व्यवस्था में थे, तो बातचीत हो रही थी। तो मैंने घर का परिचय वगैरह ऐसे सहज रूप से कार्यकर्ता के परिचय के लिए मैंने बात, तो पता चला वह परिवार विभाजन के समय उस भाग से यहां आए। तो मैंने पूछा क्या हुआ वगैरह, पता चला कि उनके पिताजी घर पे हैं। तो वो वहां से आए थे, बड़े आयु थे। मैंने कहा मैं घर चला, घर गया, नमस्कार किया, लेकिन बात नहीं। उस सज्जन ने, जो हमारे कार्यकर्ता के पिताजी, मुझे मौन धारण किया और 24 घंटे वो माला लेकर जप करते हैं। तो हमारे मित्र ने कहा, कार्यकर्ता ने पूरी कहानी बताई। कहानी ऐसे है, वो कई वर्षों से ऐसे मौन धारण कर लिए हैं। उससे पहले उन्होंने व्यापार वगैरह किया, ये बड़े हो गए, तो होने के बाद उन्होंने इन सारी चीजों से मुक्त होकर केवल जप करते हैं और पुराने दिनों को याद करते हैं। कभी कभी आंखों में आंसू आती है, बोलते नहीं। क्या पता चला, जब वो वहां से निकले, उनकी पत्नी और 3 बेटियां ये साथ रास्ते में गुंडों ने इनके पीछे किया, और कौन किया कहने की जरूरत नहीं। तो इधर उधर से कैसे तो भागना था, और भी लोग थे, सब भागना है, या तो कहीं छुपना है, या तो पलटवार करने के लिए तैयारी करके उनके ऊपर आक्रमण करना है। आक्रमण करने से बचना तो संभव नहीं था। कैसे भी तो करके एक गुरुद्वारा में या मंदिर में अंदर घुसे। तो तीनों बेटियों ने कहा पिताजी को, अब हमारी रक्षा नहीं हो सकती, इसलिए आप बच जाएंगे, तो आप आगे बढ़े। तो आपका क्या होगा? नहीं, आप हमको यहीं समाप्त कर। पिताजी ने कटारी निकाले, भगवती की प्रार्थना की और अपने हाथों से उन्होंने तीनों बेटियों की वही था, उनके शील बचाने के लिए भारत आए। बाद में उनके बेटा जन्म हुआ, व्यापार किए, छोटा एक दुकान चलाए। बाद में उनके मन हमेशा उस घटना के बारे में कैसे हुआ होगा, इसलिए वो मौन धारण कर लिए। 24 घंटे में कई बार उनके आंखों से आंसू बहती है, बोलते नहीं। जब दुनिया में मानचित्र भूभाग इधर से उधर, ऐसे कहानी कितने देशों में। भारत आज जो भारत बचा है, यहां रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस
प्रति आने वाले हमारे हर पीढ़ी कृतज्ञ रहना चाहिए। ऐसे कार्य इन लोगों ने करके भारत को बचाया, हिंदू समाज को बचाया। मैं उनको चरण स्पर्श करके बाहर आया। आज तक मैं सोचता हूं एक पिता कैसे अपने हाथ से कर सकता, लेकिन किया क्या मजबूरी हो गई, क्या उनका जन्म वहां हुआ इसीलिए? दिल्ली में बैठे हुए, इंग्लैंड में बैठे हुए कुछ लोगों ने देश को विभाजन कर दिया। क्या अपराध था? वो हिंदू बनकर जन्मे, यह अपराध था। वो उस भूभाग में उनका घर था, मकान था, परिवार था, यह उनके पर अपराध। ऐसे कितने लोग हैं? क्या ये कहानी भारत के स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन होते होते देश का विभाजन जिस प्रकार हुआ, इस कहानी को वर्तमान पीढ़ी को बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए यह कार्य जो हुआ है, यह जो इतिहास के उन पृष्ठों को यहाँ 4 खंडों में प्रकाशित करते हुए इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को जोड़ने का कार्य हुआ है। यह उन लोगों ने किया, इसलिए उनके प्रति केवल कृतज्ञता के लिए नहीं, वो तो करना ही है, लेकिन आगे की पीढ़ी के लिए आवश्यक सावधानी, आवश्यक सबक पाठ, और आपने जो बार बार कहा पाथे और मार्गदर्शन, उसके लिए ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता है। देश विभाजन होगा नहीं है, ऐसे बहुत लोगों ने कहा था। विभिसेक्टिंग बिफोर विभिसेक्टिंग द कंट्री, महात्मा गांधी जी ने कहा। पाकिस्तान इट इज अ फैंटास्टिक नॉनसेंस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। आप तलवार निकालेंगे, तलवार से मिलेगा, sword will be met by sword। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उद्गार किया था। देश का विभाजन, इस विभाजन में नभूतो ऐसे कत्लेआम, 2 भाई जैसे विभाजन, जैसे अभी कहा ना, कुछ क्या कुछ। When you are hoisting the tricolor in the streets of Delhi, blood was flowing in Nopal। क्या कुछ, 2 भाई के नाते बंटवारा। इतिहास के तथ्यों पर, सत्यों पर इस प्रकार के बचपना से, षड्यंत्र से या और किसी कारण से ऐसे उसको ठग कर आने वाली पीढ़ी के साथ धोखा देना किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को शोभा नहीं। इसलिए आपने कृष्णानंद सागर जी ने जो कहा, सत्य को सत्य के नाते रखो, उस सत्य से पाठ सीखे लोग, किसी के खिलाफ के लिए नहीं। उसी मानसिकता को आगे बनाए रखना चाहिए, इस कारण से नहीं, लेकिन हमें अपने अतीत के बारे में स्पष्ट कल्पना और जानकारी होनी चाहिए। एक राष्ट्र के नाते हमारे अगली पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को देश की ये जो अध्याय है, इसको स्मरण में केवल नहीं रखना है, उसके आवश्यक बातों को सीखकर आगे की दृष्टि से विचार करते हुए अपने जीवन चलाना चाहिए। एक राष्ट्र जीवन अपने इतिहास को भूलने से बिखर जाए। इसलिए
इतिहास से पाठ सीखना यह आवश्यक है। The nation which forgets its history will be condemned to repeat that. इसलिए भी आवश्यक। दो चार प्रश्न उस समय के देश विभाजन हुआ, राष्ट्र देशों में बने, दो राज्य बने, बाद में 3 हो। एक प्रश्न है, क्या पाकिस्तान बनने के बाद जिस कारण से बनाए थे वह जिन लोगों ने सोचा था उनकी अगली पीढ़ी को वह सुख शांति समृद्धि मिली? किस कारण से आपने पाकिस्तान को मांगा था, क्यों बनाया था? इन 70-75 वर्षों में जो भूभाग पाकिस्तान कहलाता है, क्या हालत है वहां के लोगों के, वहां की शिक्षा के, वहां के स्वास्थ्य, दुनिया के सामने किस प्रकार वो खड़े हैं, क्या तैयार कर? दुनिया में आतंकवादी लोगों को तैयार करने के फैक्ट्री खोलकर बैठे हैं। मजहबी हिंसा को प्रोत्साहन देने के लिए आए दिन भारत में किसी न किसी प्रकार के कुतंत्र और षड्यंत्र करने के लिए आपने अपने राष्ट्र के एजेंडा बना रखा है। क्या किया, क्या मिला? और पाकिस्तान कितने जगह पर वहां आंतरिक समस्याएं हैं। कुछ समय पहले इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन से एक मैगजीन उन्होंने निकाला, पाकिस्तान वॉच। पाकिस्तान के बारे में मॉनिटरिंग करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यक्रम था। मैंने कहा 2 दिन ये चलेगा नहीं पत्रिका, आप पत्रिका चलाने के सामर्थ्य नहीं रखते, क्षमता नहीं रखते, ऐसे नहीं है। पाकिस्तान वॉच करने के लिए पाकिस्तान रहेगा तभी तो वॉच करेंगे। क्योंकि अब स्थिति वहां की क्या है, यहाँ उपस्थित लोगों को समझ में आ रहा है। आप मीडिया की चीजों को देखेंगे, दुनिया की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति देखेंगे तो समझ में आएगा पाकिस्तान में क्या है। दूसरे, जो पाकिस्तान जो भूभाग है वहां के मुसलमान, बांग्लादेश में भी उस समय वो पूर्व पाकिस्तान था, आपने देश भर के कुछ ओपिनियन लिया, जो भी हो गया उस समय आपने लिया। जो पाकिस्तान में रहे ऐसे मुसलमान, उस मुस्लिम समुदाय को तो आपने ये मिलेगा वो मिलेगा, आप भारत में रहेंगे, अखंड भारत में रहेंगे तो बाकी हिंदुओं के उन्नति होगी, तरक्की होगी, आपको तो कभी नहीं होगी, कॉम्पिटिशन में आप पीछे रहेंगे, वगैरह 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 उनको समझाकर फुसलाकर आपने पाकिस्तान के बारे में समर्थन तो खड़ा कर दिया उन लोगों के अंदर। तो वो तो वहां रहे, उनको छोड़ो। जो पाकिस्तान नहीं गए उन मुसलमानों को क्यों पाकिस्तान के संदर्भ में ऐसे भावना कर दिया कि वो क्रिकेट में वो जीते तो भी यहाँ टीवी के ऊपर माल्यार्पण करते। शेष भारत के बचे मुस्लिम समुदाय में पाकिस्तान परस्त मानसिकता को बनाने के कारण क्यों? आप तो गए नहीं, जिन्होंने गया, जिनको मिलना था मिला, नहीं मिला वो उनका हो गया। जो भारत में रहना है, आप कैसे यहाँ के बारे में क्यों, आप कैसे पाकिस्तानी हो गए? लेकिन देश के तत्कालीन नेतृत्व और आगे आए हुए जो सामने रहे, सरकार चलाए, सत्ता चलाए, मीडिया चलाए, एकेडमिक्स चलाए, ऐसे लोगों ने भारत में रहे इस
मुस्लिम समुदाय को आप तो भारत के हैं भाई, यह समझाने का ये कार्य जितना होना चाहता नहीं है। तीसरी बात, बहुत सारे हिंदू वहां जो रहे उनको जोर जबरदस्ती जुल्म से उनके धर्मांतरण किया। वह मानसिकता आज भी भारत में चलती है, वो एजेंडा आज भी जारी है। संख्या से हिंदू जहां जहां घटते हैं वह भूभाग समाज का वह हिस्सा भारत के राष्ट्रीय मुख्य प्रवाह से अलग होने के लिए ज्यादा समय नहीं लेता, या अलग मानसिकता पनपने में वहां कई प्रकार की शक्तियां काम करती हैं। केरल तमिलनाडु से लेकर उत्तर के छोर तक यह बात, इसलिए मतांतरण ये राष्ट्रांतरण है। चेंज ऑफ रिलीजन गिव्स राइज टू चेंज ऑफ नेशनैलिटी और नेशनल स्पिरिट। ये इतिहास का सत्य है, इतिहास का यह संदेश है। केवल उपासना पद्धति को बदलने के अंदर के कुछ ऐसे इच्छा आकांक्षा है, इक्का दुक्का 10-20 ऐसे करते हैं। हिंदू समाज ने कभी इस विषय के बारे में विरोध नहीं किया। हजारों वर्षों से हमने यहाँ दुनिया के किसी भी देश के मत पंथ के लोग आकर अपने मत पंथ को प्रचार करने के लिए सब प्रकार के सुविधाएं प्राप्त करवाए हैं, लेकिन धर्मांतरण की जो आज पाकिस्तान बनने के 75 वर्षों के पश्चात भी आज भी स्थिति भारत में ऐसे जगह जगह पर है। इस विषय के बारे में हमें समझना चाहिए, वर्तमान पीढ़ी को समझना चाहिए। हिंदू समाज इसमें न केवल जागरूक रहना, आवश्यक सक्रियता भी दिखानी चाहिए, ताकि भारत में हिंदू बहुल रहने तक ही भारत लोकतंत्र रहेगा, भारत की संस्कृति रहेगी, हिंदू संस्कृति रहेगी। हम सब यहाँ ऐसे बैठकर चैन से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, रह सकते हैं। अन्यथा आज जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं की परिस्थिति हुई है, जिसका उल्लेख आलोक जी ने किया, वह होगा और भारत के अन्य स्थानों पर ये होते हुए दिखते हैं। पिछले मई के विधानसभा चुनाव के पश्चात पश्चिम बंग में जिस प्रकार हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हुए, हमले हुए, वह एक केवल छोटा सा सैंपल है, समझना। तो इसलिए आधार पर से प्रेरणा लेकर इतिहास के इस अध्याय विभाजन और उस समय के जो स्थिति थी, उसके लिए और भी कई प्रकार के शोध करते हुए तथ्यपरक ग्रंथ आना चाहिए। यह दुनिया की आवश्यकता है, भारत के लिए तो है ही। उदाहरण के लिए भी वहां उस समय मातृशक्ति, नारी समूह के क्या क्या भूमिका रही, यह बात सामने आना चाहिए। जो मैं देख रहा था ग्रंथ के जो व्यक्तियों के नाम, उनमें से कुछ महिलाओं के नाम है, क्योंकि सभी मिलना, उनको बात करना ये नहीं हुआ होगा, कितना नहीं। लेकिन मातृशक्ति की क्या भूमिका रही, शोध करते हुए एक पुस्तक आ सकती। कोलकाता के एक थिंक टैंक है, उन्होंने कार्य किया है 1937 से 1947 तक 10 वर्ष। उस समय के बंगाल मुस्लिम लीग सत्ता पर थी। मुस्लिम पॉलिटिक्स इन बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डिबेट्स हुए, बिल्स लाए, कानून में, उसका अध्ययन करते हुए 5 खंड उन्होंने प्रकाशित किए हैं। मुस्लिम पॉलिटिक्स इन बंगाल 1937 to 1947। ऐसे शोध करके बहुत सारे विषयों को आज भी
भारत के विभाजन के वह जो शोकांतिका है, उस विभीषिका के इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे विषयों को आगे की पीढ़ी के लिए तथ्य के आधार पर रखने के एक महती आवश्यकता है, उसको भी पूरा करना चाहिए। ऐसे कुछ नई पीढ़ी के लोग यह शोध कार्य लें। कृष्णानंद जी ने जो कार्य प्रारंभ किया है अपने वो करे। वैसे तो ज्योति जलानी जटाने की ऐसे एक पुस्तक पहले माणिक चंद्र वाजपेयी और श्रीधर बराडकर जी उन्होंने इसी विषय पर लिखी। उससे और बढ़कर कुछ ग्रंथ आ गए, आगे भी और। लेकिन ये सब जैसे मैंने कहा, राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र के अस्तित्व, राष्ट्र की एकता और एकात्मता, इसको मजबूत करने के लिए यह एक महत् कार्य होना चाहिए। और महर्षि अरविंद को सपने को साकार होते हुए देखने के लिए हम सभी रहेंगे, ऐसे मैं विश्वास व्यक्त करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। मंचासीन एवं समक्ष बैठे सभी प्रबुद्धजनों को मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय सर कारवा जी का मैं हृदय की गहराई से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस ग्रंथ का लोकार्पण कर हमें मार्गदर्शन प्रदान किया। आपका मार्गदर्शन हम सभी के लिए आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में एक प्रेरणा और एक सहायक के रूप में था। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार जोशी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री आलोक कुमार जी, विभाग संघ चालक श्री मधुसूदन जादू जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को भव्य बनाया। उसके पश्चात मैं विद्यालय की प्रबंधक समिति के सक्रिय सहयोग की भी सराहना करता हूं। व्यवस्था में लगे मेरे सभी साथी जो इस विद्यालय परिसर में सबसे पहले आने के बावजूद व्यवस्था में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने के कारण इस सभागार में उपस्थित नहीं हो सके, उनके प्रति मैं विशेष कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, क्योंकि वो इस कार्यक्रम का मेरुदंड है और वो स्वयं उपस्थित नहीं है। उसके पश्चात मैं आप सभी गणमान्य व्यक्तियों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं कि शुक्रवार है, वर्किंग डे है, उसके बाद भी आप बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित हुए। बीच में तकनीकी समस्या के कारण, व्यवधान के कारण अव्यवस्था रही, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं।